समय समय की हवा, समय की बात, समय के हाथ कि किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निबटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात ही सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। भूते की कामना और भूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में समाए इतनी ज़रूरतें थी। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्य उदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान ना देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है। मरने पर साथ तो लेकर जाने से रहा। जोतो, बो, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की ही बात रखी। संयोग का खेल है कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते हुए किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर सातों कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आता देखा तो मन ही मन में किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोत कर लाया है। अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की बात को टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे? लेकिन गाड़ी पर कलश रखा देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। मुस्कुरा कर पूछा, ये फिर क्या नई मुसीबत ले आया? किसान ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान ना देने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत भी तुझे ही कबूल करनी पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती हुई मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई है क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान का फंदा फंसा देगा। इसलिए तुरंत जमींदार की बात को काटते हुए किसान कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? जड़ें निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे थे, सो कबूल करो। जमींदार की त्योड़ियां चढ़ गई। बोला, तेरे हाथ लगे तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लेकर आया है? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसीलिए लाया हूँ, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभ गई सो बहुत गई। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देने लगा, देख तू फिर से अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मेरी अकल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अकल ठिकाने होती तो तू यूँ तुरंत मना नहीं करते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं, कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की बात है ही क्या? जमींदार व्यंग्य करते हुए बोले, सारे इलाके की अकल तो तू अकेला ही इजारेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफ़ी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत बिठाने के लिए मेरी ना ही नहीं है। किसान कुछ तड़पते हुए जोर से कहा,
तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराए। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होगा? मैंने पंचायती की बात नहीं की। उस दिन मेरे खेत में तूने कर्चा गड़ा था, तब मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ। चौमास मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो मैं मरूंगा या तू? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है, तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट जाए तो जहर तुझे चढ़ेगा या मुझे? बोल। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश ले जा अपने घर। मैं मैं कहीं भी इसकी चर्चा नहीं करूँगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। उधार लिया हुआ मुंह पर तो भी थोड़ी शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे ले जाऊं, यह कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में मैं तो आधी जड़ें निकाल देता। खामखा बहस में तुमने मुझे नहीं पसोता। और यह आखिरी बात सुनकर वह चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देखो, बेकार की जिद मत करो, पछताएगा। किसान बोला, कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान भी नहीं माना। तब वह कह भी क्या सकता था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वही अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए थे कि तूने खोद कर निकाले थे? किसान ने उत्तर दिया, निकाले तो मैंने ही खोद कर थे। कलश अपने आप उछलकर कब बाहर आते हैं? तो पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो न्याय तूने अपने ही मुंह से हो गया कि तेरी मेहनत है तो फल भी तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हट करने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन मैं कैसे लेने से मान सकता हूँ? पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, सो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है तो दूसरे की जमीन पर बहती हवा में सांस भी लेने का तुझे कोई हक नहीं है। किसान बोला, आप फरमाए तो नहीं लेता हूँ। तब पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान। जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चलता तब तक ये अमानत तू ही संभाल। किसान बोला, ये अमानत मेरे किस काम की? ये तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध, पानी का पानी करो, वरना ये कलश राज्य के खजाने में मैं जमा करवा दूंगा। पंचों ने कहा, हमने तो देख अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था वह कर दिया। आगे तू जाने और तेरी मर्जी। तब वह किसान चिटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता जानते ही नहीं हो तो फिर इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा करने के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान का मुंह फिर से फीका पड़ गया। वह कुछ दूसरी आस लेकर आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। इन मोहरों का मैं करूंगा क्या? बेकार जगह घिरेगी। आप नाराज हो तो मैं पंचों के सामने
ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह पर यह कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी वैसा ही राजा था। होठों पर मुस्कुराहट छितराते कहने लगा, जैसी तेरी मंशा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्य उदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई, बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे ना तो वह किसान रहा, ना तो वह बस्ती के लोग, और ना ही वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया और नए ही पंज, नई पीढ़ी नया ही खून। नई हवा में अब वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूँ। हाँ, तू नासमझ है, सो मैं जानता हूँ। तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपा कर रात को अपने घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन में सोचा कि हजरत खेत खेत की जमीन टटोल कर ही आए दिखते हैं। वहां कलश तो मिले नहीं। सुमत सूजी तो 7 दिन पहले ही कलश घर लाया था, नहीं तो आज एक भी मोहर हाथ न लगती। अब दमने से बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच बोला, क्यों? इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता। तीसरे हिस्से का लुगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते। आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांता कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तू कैसे पहुँचाता है। तुझे कैसे पचता है? पचना वचना कुछ क्या ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आस रखने की से काम नहीं चलता। आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार करना पड़ेगा। लाल पीली आंखें निकालता वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। काफी दिनों तक आंतें और उंगलियां चिकनी रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफी खातिर तवज्जो की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुड़ती। आधी रात ढलने तक खूब धूप उछलता। गांव में दो दल बन गए। आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला किया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। फिर उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बेहाड़ की जुबान इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में खूब बही। गाज बिरछों के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटी। नए अंकुर उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी।
नई पीढ़ी का खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थी। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लेकर बाहर आया। कहा सुनी में जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक जो आग लग गई। पंजे के बल उचक कर किसान के गले पर भरपूर वार किया। तलवार सपाक से गले को पार हो गई। कटा मुंड पैरों में आ गिरा। भाभी की चित्कार में सुनकर मझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़ आए। दोनों के हाथों में दो लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मझले भाई का तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो गला कटकर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर होने लगा। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आया। पंचों के साथ इतने दिनों तक भेद छुपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश पर पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए। सो किसान के पिछावे में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए गए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सुखी संतोषी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगी। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। समय समय की बात, समय समय के हाथ। विजयदान देथा जी।